फवाद, जो इस सारी सिचुएशन के बाद, इस सारी एक्सरसाइज के बाद, पाकिस्तान की फतह के बाद, जो पाकिस्तान ने एक सिफारती अपना एक वफ्द भेजने का फैसला किया है और उधर से भारत भी भेज रहा है, किसका पलड़ा भारी है? असल में मैं तो समझता था कि मैंने तो ये तजवीज़ पहले भी की थी कि जब पहलगाम के बाद जब हिंदुस्तान हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था, हमें उसी वक्त ही अपने वफूद जो हैं वो भेजने चाहिए थे। और जो नरेंद्र मोदी की जो बुनियाद है फ़लसफ़े की, यानी जो हिंदू महासभा की सियासत है, जो एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म की पॉलिटिक्स है, उसको बेनकाब करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम अपने वफूद, ख़ुसूसन जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको हम भेजते। और मैं उस वक्त भी समझता था कि बिलावल भुट्टो साहब को हमें जो है उसका बना के भेजना चाहिए। जाहिर है कि इस हुकूमत में इतनी वुसअत दिल तो है नहीं कि ये इमरान खान को या पीटीआई को, अपनी अपोजिशन को इसमें शामिल करें, लेकिन चलें, अपनी जो उन्होंने हुकूमती पार्टी है उसको ये कम से कम शामिल कर लिया तो ठीक है। वो भी बिलावल बड़ी काबिल आदमी है। फिर इस्लामी ममालिक में बेनज़ीर भुट्टो की वजह से उनका एक रख रखाव, उनका एक वाफियत भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा फैसला है। शशि थरूर जो है वो तो असल में हिंदुस्तान में, तो अगर आप देखेंगी ना, तो कांग्रेस ने जो शशि थरूर है उनको थोड़ा खींचा है कि आप तो बिल्कुल ही स्पोक्स पर्सन बन गए हैं नरेंद्र मोदी के। तो वो एक्चुअली उनको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये जो मामला है ये किया है, जो शशि थरूर को अहमियत दी है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि सारी लड़ाई में शशि थरूर जो है वो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के तर्जमान लगे हैं। नरेंद्र मोदी के मैंने तो लिखा है कि वो तो बिल्कुल छोटू बन गए नरेंद्र मोदी के, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की। तो अब मेरे ख्याल में इसमें जरूर बिलावल भुट्टो की बड़ा अच्छा है कि उनको आपने भेज रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद जो जीसीसी है, ये 3 जगहों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदू महासभा है उसको एक्सपोज किया जाए। और जाहिर है कि फिर इसी तरह से यूके में और जो हमारे लोकल वहाँ पे लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, उनको भी हमें शामिल करना चाहिए। अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने, जो पीटीआई के हैं बेसिकली, उनको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में तो सारे इकट्ठे ही। बिल्कुल। अच्छा, ये सजेशंस भी आ रही हैं फवाद कि अपने सिफारती एक वफ्द भेजने की बजाय आपको चाहिए कि इस्लामाबाद को आप जो है ना वो टारगेट करें। इस्लामाबाद वो जगह हो जहां आप मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बुलाएं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बुलाएं, यहाँ बुलाकर अपना एक जेस्चर दें कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, यहाँ पर सबूत दें, बजाय जगह जगह जाएँ। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अरेंज की जाए। वो सुलन तो देखें, जो अगर आप मुझे पूछे ना कि जो थोड़ी जो एक खला नजर आता है वो क्या है, तो एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेसिडेंट शी के साथ अब तक बातचीत नहीं हुई और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत नहीं हुई। ये दो, मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बात क्यों नहीं इन दोनों से हो सकी, क्योंकि इन्होंने तो बहुत जो है वो सपोर्ट भी किया है पाकिस्तान को। ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो वज़राए ख़ारजा की हंगामी कॉन्फ्रेंस OIC की, वो तो सऊदी अरब को कॉल करनी चाहिए और रियाद में कॉल करनी चाहिए। और पाकिस्तान को मैं इसहाक डार साहब ने, आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या हुआ है, सच्ची बात है मेरी कोई इत्तलात नहीं है, फॉरेन ऑफिस बेहतर बता सकता है कि OIC की जो हंगामी मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो हमने क्यों कॉल करने की दरख्वास्त नहीं की है सऊदी अरेबिया को। और वो अगर वो हो तो ये जो वफूद जा रहे हैं, मेरी नज़र में इनका फोकस जो है वो वहाँ का मीडिया होना चाहिए, वो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, ताकि जो लोग इबलाग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, जो लोग राय आमा बनाते हैं, उनके साथ। अब इसमें आई होप कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जहाँ वो जा रहे हैं वहां पे कौन लोग हैं जो कि मैटर करते हैं मीडिया में, कौन लोग हैं जिनकी बात सोशल मीडिया पे सुनी जाती है, ताकि जब ये लोग जाएं तो उन लोगों से भी मिलें और अपना मुकदमा उन लोगों के सामने रखें। पार्लियामेंटेरियंस जो वहां पे एक्टिव हैं उनसे मिलें, उनके सामने। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक और आकर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें कि दूसरे ममालिक का क्या रद्द अमल है, ब्रीफिंग दें। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक सैर व तफरी का जरिया नहीं बन जाएगा और ऐसे सीरियस लोगों को
इसमें शामिल किया जाएगा पार्लियामेंटेरियंस को। मसलन मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे जो लोग हैं, हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, हमारे मंसूर साहब हैं, और बहुत लोग हैं, नाम लेने तो खैर कम हो जाएंगे। इन लोगों को भी में शामिल करना चाहिए, और ये लोग जाके वहां पे जो है वो जब बात करेंगे, इल्म अकल वाले लोग जो है उनको भेजें। छुट्टियां मनाने के लिए भेजना है तो वो तो आपके पास और बड़ी ऑप्शंस होती हैं, उधर भेज दें। सही। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के मूड को जाहिर है आप जज नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी नहीं है उस पर्सनालिटी में, आज कुछ है कल सोच कुछ और है। तो ये जो सीज फायर है, कुछ लोग इसे वक्ती कह रहे हैं, कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ कतर में दौरा आ रहा था, हाँ सऊदी अरब में दौरा आ रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि इस खत्ते की सूरत हाल इतनी बिगड़ जाए कि उनका दौरा, जाहिर है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जो थे वो एग्रीमेंट साइन होने थे। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये सीज फायर वक्ती अपने मफाद को सामने रख के करवाया गया? अगर आप सीरियस होते तो एस्केलेट भारत को करने ही ना देते। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी यह है कि वो जंग के खिलाफ है, चाहे वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, यूक्रेन वॉर के ऊपर उनके व्यूज जो हैं वो बड़े नॉन हैं। उन्होंने जाके यमन में हुथीज के साथ कोशिश की है, अब वो ईरान के साथ कोशिश कर रहे हैं। इतने कम अरसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज कि उन्होंने बड़ा ज्यादा जो काम है, जो नजरिया जिस पे आए थे उसको ही लेके वो आगे बढ़े हैं, और उन्होंने ये काम जो है वो किए। लेकिन इसराइल ने जो गाजा में किया उसकी तो कभी मुखालिफत नहीं की गई। नहीं, उन्होंने इसराइल में, देखे ना, पहली बार ये हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले मशरक़ वस्ता के दौरे पर जा रहा है और वो इसराइल नहीं गया वहां पे, और बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने पब्लिकली स्नैप किया। लेकिन आप ये भी गौर समझें अपने ज़हन में, अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसराइल को वहां पे कोई वो हमास का या इनका तरफदारी बन। तो उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी हमने दूसरे की भी सामने रख के करनी होती है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज डूइंग व्हाटएवर ही कैन डू उस स्पेस के अंदर, और यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा एक रिमार्केबल किरदार अदा किया है। आप देखिए, ये जो बातें हो रही है ना कि जंग दोबारा हो जाएगी या नरेंद्र मोदी तैयारी, ये नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि विद इन वीक्स आपको नजर आएगा कि वो पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हर कामयाबी जो होती है उसके अपने डिविडेंड्स होते हैं और हर नाकामी के अपने रिपरकशंस होते हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो आगे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इसके नताइज के बाद आप देखेंगी कि वो बीजेपी के अंदर भी तनहा होते जाएंगे, और उसके साथ साथ जो अलाइज है, उन्होंने इस वक्त नीतीश कुमार उनके अलाय हैं, चंद्रा बाबू नायडू उनके अलाय हैं, ये सारे अलाइज बड़े लंबा अरसा उनके साथ ही चलेंगे। वर्ड्स हर उरूज को एक जवाल होता है, कब तक? कभी तो आप नीचे गिरते हैं। बिल्कुल। और गलत फैसला जब आप करते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में बातें कही, जब आप गलत फैसला करते हैं तो फिर उसकी कीमत होती है, और नरेंद्र मोदी को ये कीमत अब अदा करनी पड़ती। बिल्कुल। कश्मीर के मामले पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिव सोच का इजहार किया है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने टेन्योर में अगर कोशिश करें या इधर से भी कोशिशें जारी रहें तो ये मसला हल हो सकता है? नरेंद्र मोदी के होते हुए ये मसला हल होने की कोई बहुत तवक्को जो है वो नहीं है मुझे। पोस्ट मोदी आई थिंक जो परवेज मुशर्रफ साहब में और मनमोहन सिंह साहब में जो एक 4 नुकाती गुफ्तगू हुई थी कश्मीर को लेके, आई थिंक वो बड़ी अच्छी बेसिस फराहम करती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ने की। और दोनों मुल्कों को एक जो इशू है उसके ऊपर, उसका इतने बड़े, ये देखिए ना, 1.5 अरब की आबादी है, उसको आप एक मसले का हॉस्टेज बना के, हम 80 साल से चल रहे हैं, तो उस मसले के हल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरी अपनी जाती राय में जो परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह में जो 4 पॉइंट्स तय हुए थे, वो बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करता है कश्मीर के मसले के मुस्तकिल हल की तरफ। एंड आई होप कि पोस्ट नरेंद्र मोदी जो भी हुकूमत आएगी वहां पे, वो इस मामले के ऊपर आगे उस बुनियाद पे आगे बढ़ सकते हैं।